सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में जो है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था। नाउ इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले जो है एक छोटा चैप्टर है, बट इसमें जो डेटा है ना, ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है इसमें, लेकिन जो इसमें डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो या कोई भी टेस्ट सीरीज़ देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर, इसमें भी हम इस वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़। ये वाला टॉपिक जो है इसमें कुछ खास याद रखने की चीज़ नहीं है। इसमें ऐसे समझाने के लिए थोड़ा आपको ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को आइडिया होगा, थोड़ा डेटा दिया गया है। द सेकंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे डेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। एंड इसमें कंट्रासेप्टिव्स पढ़ने हैं। थर्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत हाई यील्डिंग है, इसमें एक्ट्स पढ़ने हैं। फोर्थ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा ही है। एंड लास्ट इनफर्टिलिटी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते किसको हैं। ठीक है, अब काफ़ी डेफिनेशंस हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक इंस्टीट्यूट कोई एक व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को एक हिसाब से डिफाइन करता है, तो कोई और इंस्टीट्यूट उसको दूसरे हिसाब से। बट हमारे लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, दैट मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ reproduction, total well-being of all the aspects of reproduction. And the aspects of reproduction, what they include physical, emotional, behavioral and social. ठीक है, so what are the aspects of the reproduction? Physical aspect, emotional aspect, behavioral aspect and social aspect. ठीक है, so the well-being of these four aspects, these all aspects of the reproduction, it is defined as reproductive health. ठीक है, now therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. Obviously, so in aspects में अगर healthy है एक society, तो उस society को हम बोलेंगे reproductively healthy society। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और पूछते भी नहीं है एग्जाम में। Now कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, ये छोड़ दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आपको क्या ये बताऊंगा मैं। देखो, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक तो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो हेल्दी होनी चाहिए, ये एस्पेक्ट्स हेल्दी होने चाहिए। दूसरे, जो चाइल्ड बर्थ होती है उनकी केयर अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा, जो रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ओब्वियसली आपको एक चीज़ पता ही होगी, पहले जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, फूड, शेल्टर, वाटर, वो कम होती है। ठीक है, सो जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वो पूरी पॉपुलेशन को फिर उठानी पड़ती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, अब क्या है, अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम यही एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि हम बर्थ कंट्रोल कैसे करें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे बचाए, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हो रही हैं, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है एक पर्सन की, वो कैसे हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुजारे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो कैसे इंसान काउंटर करे, वो कैसे एक सोसाइटी में हम उनको लोअर करें। सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज इन दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो इंडिया है, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू attain total reproductive health as a social goal. So India was among the first countries in the world जिन्होंने reproductive health को बेहतर करने के लिए initiatives ले, plans और programs organize किए। ठीक है, अब family planning जो है, जो the program called family planning, it was initiated in 1951 and was periodically assessed over past decades. अब इसमें आपको क्या याद रखना है, date of this family planning। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो family planning प्रोग्राम है ये कब इनिशिएट हुआ, ये इनिशिएट हुआ 1951 में। और उसके बाद पीरियडिकली ओवर द पास्ट डिकेड्स, जो पहले इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, एक मैनिफेस्टो जैसा तैयार किया था, उसमें कुछ चेंजेस आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन। अब इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स, पहले तो 1951 में फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, उसके बाद वेरियस प्रोग्राम्स वेयर आल्सो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स, जिसमें फैमिली प्लानिंग के बगैर कुछ और अच्छी चीज़ें भी इंक्लूड की गई। और दैट कवर्स, ये जो प्रोग्राम्स नए थे, दैट कवर्स रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज जो अभी करंटली ऑपरेशनल है, एंड दे आर ऑपरेशनल अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ
चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। अब देखो, आप एक्सप्लोर उठा लो और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, इनफाइनाइट टाइम्स आया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCH। अब बंदा क्या बोलता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, और ये भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन असल में होना चाहिए था RCHC, क्योंकि फुल फॉर्म इसकी है रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो ये भी ऑप्शन होता है और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। तो आपको ये याद रखना है कि RCH की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो these programs, these RCH programs, these are the programs which are presently operational, ठीक है, to achieve what, to achieve reproductively healthy society. Now अब क्या है, creating awareness among people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। Now with the help of audiovisual and the print media, audiovisual, TV, radio and print media like newspaper, government and non-government agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects, ठीक है। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in disseminating the above information। Obviously जितने भी देखो, जब इंसान प्यूबर्टी पे आता है तो सेक्स रिलेटेड एजुकेशन जो है वो उसको मोस्टली ऐसे ही मिलता है। अगर फैमिली में कोई बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, वो अपनी बहन को बोलती है, या बड़ा भाई हो छोटे भाई को बोलता है, उसने अपने अंकल से सुना होगा या पेरेंट्स से या रिलेटिव से। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका रोल भी होता है, इस फैमिली का, इन फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, इनका रोल भी होता है अवेयर करना अपने बाकी लोगों को अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। नाउ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पहुँचे थे हम। Introduction of sex education should also be encouraged, obviously, to provide right information to the young so as to discourage children from believing myths and having misconceptions, discouraging children from believing the myths and having misconceptions about sex related aspects. Now proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, so these are all the aspects of reproduction, ठीक है। sexually transmitted diseases, STDs, AIDS etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life। वही मैं आपको अभी बोल रहा था कि जब एडोलसेंस में पहुंचता है इंसान, उसको एजुकेट करना इन सारे एस्पेक्ट से, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कैसे आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ गुजार सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, जो हम आगे पढ़ेंगे, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female baby etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। So ये जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले टॉपिक में आपको ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, बस आपको जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है सो दैट आपकी दिमाग में एक बेस बने, ठीक है। नाउ कहाँ पहुँचे थे हम, यस, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये आपको मैंने पहले ही बोला था, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम होती हैं। सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड ए सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। नाउ सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise। Obviously अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को अगर सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए कुछ चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, यू नीड प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट होंगे उस काम में, यू नीड मटेरियल सपोर्ट, तब जाके उन इम्प्लीमेंटेशंस का जो है उनका कुछ इफेक्ट होगा सोसाइटी पे, ठीक है। नाउ दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, sexually transmitted disease, abortions, contraceptions, menstrual problems, infertility etc. ठीक है। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance of people, ठीक है। Now the important पॉइंट इन दिस टॉपिक जो आपको याद रखना है, जो पूछा गया है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोटिक फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ
ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, एक सिरिंज की मदद से ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एम्ब्रियो। अब सिरिंज की मदद से हमने एमनियोटिक फ्लूइड लाया, इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस एम्ब्रियो की सेल्स भी होंगी। अब उन सेल्स को जो है उनको स्टडी किया जाता है किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। जब उन माइक्रोस्कोप के अंदर उनको स्टडी किया जाता है तो क्रोमोसोमल स्टडीज़ में हम पता लगा सकते हैं कि क्या उस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसे, ठीक है। तो ये टेक्निक इसी के लिए जो है मतलब कॉमन फोर्स आई थी, ये इसी के लिए जो एमनियोसेंटेसिस है यूज़ होती थी टू डिटरमाइन द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ इन द एम्ब्रियो। अब क्या है, जब हमने क्रोमोसोमल पैटर्न इससे सर्च किया तो हमें क्रोमोसोमल पैटर्न से ये भी पता लग सकता है कि वेदर इट इज़ अ मेल और ए फीमेल बेबी। अब क्या है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ये फीमेल बेबी होती थी तो इसका एबॉर्शन होता था और ये चाइल्ड जो है इट लेड टू फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक की जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इसको मिसयूज़ किया जाता था। अब आरसीएससी में क्या हुआ, आरसीएससी में एक काम ये भी हुआ कि इस एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड जो है, फीमेल फिटिसाइड कम हो गया। अब देखो यहाँ पे यही लिखा गया है दैट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, मैशू चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन ऑफ दिस कनेक्शन इन एमनियोसेंटेसिस। देखो यहाँ पे बताया गया है सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। तो मैंने आपको पहले ही बोला, देखो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों हम पहले करते हैं डिटरमाइन वेदर बेबी इज़ सफरिंग फ्रॉम दोज आर नॉट। अगर उसको अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, बहुत सीवियर प्रॉब्लम, दैट इज़ फॉलोड बाई एमटीपी, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि द रोल ऑफ दिस आरसीएच, ठीक है। Now, research on various reproductive related areas are encouraged and supported by government and NGOs, ठीक है, to find out new methods and to improve upon existing ones। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है सहेली का। व्हाट इज सहेली? ये एक ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल है, इट इज़ ऑरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स एंड इट वाज डेवलप्ड एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, इंडिया में। अब ये मेंशन क्यों गया है, मेंशन क्यों किया गया है, आगे हम पढ़ेंगे, जब कंट्रासेप्टिव्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे एक मेथड होता है ऑरल मेथड, ऑरल कंट्रासेप्टिव, जिसमें पिल्स ली जाती है, टेबलेट्स ली जाती है, और वो टेबलेट्स जो है वो हर रोज़ एक एक ली जाती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है तो 28 डेज़ में से 21 डेज़ तक वो लेनी पड़ती है टू अचीव कंट्रासेप्शन। बट सहेली एक ऐसी पिल है जो इंडिया में CDRI लखनऊ में डेवलप हुई, और ये वंस ए वीक पिल है, मतलब एक वीक में सिर्फ एक पिल खानी पड़ती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है ये एक ब्रेक थ्रू है इन द फील्ड ऑफ कंट्रासेप्शन। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो नॉन स्टीरॉयड होती है, तो वो स्टीरॉयड की नहीं बनी होती। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो सहेली है ये ऑरल कंट्रासेप्टिव कहाँ पे डेवलप हुई। इट वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट्स एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है, इन इंडिया। नाउ better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternity and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of sexually transmitted diseases, and overall increased medical facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society। तो ये अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में ये जो हमने ख़त्म किया, इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले डेट ऑफ फैमिली प्लानिंग, उसके बाद RCH की फुल फॉर्म, उसके बाद जो है ये एमनियोसेंटेसिस कैसे होता है, उसके बाद सहेली के बारे में, ठीक है। इन 4-5 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। नाउ द सेकंड टॉपिक, अब मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, इनमें आपको अब आइडिया आ गया होगा कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अब ऑब्वियसली जब ग्रीन रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे बॉटनी में, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, जो फूड है, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, जो प्रोडक्शन है फूड का वो बढ़ गया। एंड सेकेंडली क्या हुआ,
सेकेंडली जो हेल्थ केयर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई पिछली डिकेड से या सेंचुरी से। अब दोनों की वजह से क्या हो गया, अब देखो, अब जब फूड अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो जो लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज़ हो गया। सेकेंडली जब हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ गई, सो जो बीमार मर जाते थे तो मॉर्टेलिटी में कमी आ गई। सो इन दोनों का इफेक्ट क्या है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का बढ़ना, क्योंकि जितने पहले मरते थे अब उससे कम मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो गई, और यहाँ से जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है फूड जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो गई। सो लोगों का लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई। अब उसी पॉपुलेशन कितनी बड़ी, किस टाइम से कहाँ तक कितनी बड़ी, वो इसमें पढ़ना है, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बोला था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के एडवर्स इफेक्ट्स, देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, शेल्टर, वाटर, ऐसी चीज़ें फिर स्केयर हो जाती है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, इन द लास्ट सेंचुरी and overall development in various fields significantly improved the quality of life of people, जो मैंने अभी आपको बोला। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बोला। अब डेटा क्या है, प्रिसाइज डेटा क्या है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, अगर आप 1900 की बात करो, 1900 में जो दुनिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज 2 बिलियन, एंड 2 बिलियन इज इक्वल टू 2000 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻6 एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁻9। सो 1900 में टोटल दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन। अब ये जो पॉपुलेशन है इट रॉकेट मतलब ये इंक्रीज हो गई टू 6 बिलियन बाई 2000। तो इन 100 सालों में फ्रॉम 1900 टू 2000 3 टाइम्स इंक्रीज हुई दुनिया की पॉपुलेशन। और अगर हम 2011 की बात करें, सो पॉपुलेशन कितनी थी, 7.2 बिलियन इन 2011। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आप रखोगे ऐसे, देखो आप ऐसे बनाना, 1900 2000 2011। 1900 में कितनी, 2 बिलियन, 2000 में कितनी, 6 बिलियन, और 2011 में 7.2 बिलियन। सो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद इंडिया की अलग से है। ए सिमिलर ट्रेंड वाज फॉलोड इन इंडिया। अब इंडिया में 1900 2000 और 2011 नहीं है जो जिसके रेस्पेक्ट में हमको देखना है कि कितनी पॉपुलेशन थी। सबसे पहले हमको बोलना है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दैट इज इन 1947, इसकी पॉपुलेशन अगर देखो दैट वाज 350 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, एंड 350 मिलियन इज इक्वल टू 0.35 बिलियन। कब, 1947 में। ये इंडिया के लिए है। अब अगर हम बात करें कि जो मई 2011 में, अब मई 2011, अब इसमें याद क्या रखना इंडिया में, एक तो 2011 लेकिन मई 2011 अगर हम देखें जो ये इंडिया की पॉपुलेशन थी इट क्रॉस 1.2 बिलियन। सो मई 2011 इट क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, और 2000 में इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, क्लोज टू 1 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन और ये इंडिया की पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हुई। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये रॉकेट क्यों हुआ, दिस पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वाई दिस इंक्रीज दिस मच, इट वाज ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो मैंने बोला हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप्स। दीज आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस। ठीक है, अब क्या है, थ्रू आवर RCH प्रोग्राम्स दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थ्रू आवर RCH प्रोग्राम्स। मैंने पहले बोला था RCH प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दे, बट ये भी है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन का नंबर है वो हम मेंटेन रखें, उसको वो एक्सप्लोर ना हो। ठीक है, लेकिन जो हमने प्रोग्राम, ये RCH प्रोग्राम जो हैं, जो इनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई, वो ज़्यादा नहीं है, दैट्स ओनली मार्जिनल। नाउ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस दैन 2%। सो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज A ऑप्शन इक्वल टू 2%, बी ऑप्शन लेस देन, सी पार्ट ग्रेटर देन। ठीक है, तो आपको लिखना है लेस देन 2%। मतलब 2% का मतलब आपको 2% क्या है, 20, ये आपको पता ही है पर ईयर, बट आपको ध्यान रखना है 20/1000 पर ईयर। और अगर 2% पॉपुलेशन हुई, मतलब अगर
100% अगर फॉर एग्जांपल 100 पर्सनस आर प्रेजेंट इन 2022, अगर 102 अगले साल हुए, सो ये पॉपुलेशन रेट जो है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग है। इट्स एन अलार्मिंग एट विच द पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। Such an alarming rate could lead to absolute scarcity of even basic requirements, food, shelter, clothing, in spite of significant progress made in those areas, ठीक है। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate, पहले बोला था मैंने आपको, ठीक है। Now, the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कंट्रासेप्शन होता क्या है। देखो दो टर्म्स हैं, एक है कंट्रासेप्शन जिनमें आपको ये कन्फ्यूजन होता है, और दूसरा है कंसेप्शन। कंट्रासेप्शन और कंसेप्शन में डिफरेंस क्या है? पहले कंसेप्शन क्या हो गया? कंसेप्शन मतलब प्रेग्नेंट होना। सो अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ, अब अगर देखो हम किसको बोलेंगे कि इन्होंने कंसीव किया, किसी लेडी को हम तब बोलते हैं कि इसने अब कंसीव किया है, मतलब ये प्रेग्नेंट है। अब कंट्रासेप्शन किसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रासेप्शन इज डिफाइंड एज डेलिब्रेट प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो कंसेप्शन मतलब क्या हो गया? प्रेग्नेंट होना। कंट्रासेप्शन क्या हो गया? जब अगर एक कपल डिलिबरेटली चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स करे लेकिन प्रेग्नेंट ना हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन। एंड द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय द कपल टू अचीव दिस कंट्रासेप्शन, दोज आर कॉल्ड कंट्रासेप्टिव्स। सो कंट्रासेप्टिव्स क्या है? कंट्रासेप्टिव्स ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कंट्रासेप्शन अचीव होता है। और कंट्रासेप्शन क्या हो गया? डेलिब्रेट प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब देखो अगर हम इन कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ एनकरेज करें तो कपल्स क्या करेंगे? इन कंट्रासेप्टिव्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब कंट्रासेप्टिव्स ज़्यादा यूज़ होंगी तो प्रेगनेंसीज कम होंगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगी। सो the most important step to overcome the population explosion is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. Now you might have seen advertisement in the media as well as poster bills etc showing a couple with 2 children, a happy couple with 2 children with slogans like hum do hamare do, we too and our too. Many couples mostly in young urban working ones have adopted one child norm, ठीक है। Now statutory raising of marriageable age of female to 18 ये important है, and that of male to 21, and incentives given to couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problem, ठीक है। अब क्या है, देखो अब आप सोचते होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ पे इस मैरिजेबल एज का इंक्रीज होना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अगर फॉर एग्जांपल हमने मैरिजेबल एज रखी 20 एक केस में और दूसरे में 25, जो 20 वाला मैरिजेबल एज ग्रुप है अगर ये 20 की एज पे मैरिज करेगा तो उसके बाद इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा या 25 वाले व्यक्ति को पर्सन को ज़्यादा टाइम मिलेगा मतलब बच्चे पैदा करने का? और वैसे जो 20 वाला होगा इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा बच्चे पैदा करने का, और चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें ज़्यादा बच्चे पैदा हो दैन 25। सो अगर हम मैरिजेबल एज को इंक्रीज़ करें सो जो रिप्रोडक्टिव टाइम है वो कम होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शंस ऑफ प्रेगनेंसीज वो कम होगा। सो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज़ किया गया। फॉर फीमेल्स इट इज़ 18 ईयर्स एंड फॉर मेल्स इट्स 21 ईयर्स। एंड जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए। अगर हम किसी स्मॉल फैमिली को बेनिफिट्स देंगे तो बाकी उनके इर्द गिर्द जो फैमिलीज़ हैं वो भी एनकरेज होंगे कि उनकी भी स्मॉल फैमिली ही हो क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये ऐसे 2 मेजर्स हैं जो लिए गए इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को टैकल करने के लिए। नाउ हमने बोला था पहले कि कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ एनकरेज करने से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, वेरियस कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? दे हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो मैंने अभी बोला था आपको। नाउ एक आइडियल कंट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं? इसकी एक डेफिनेशन होती है। देयर आर सम फीचर्स, एक कंट्रासेप्टिव की कुछ फीचर्स हैं फॉर दैट टू बी
आइडियल। देयर आर 6 फीचर्स एक्चुअली। पहला क्या होना चाहिए, ये जो कंट्रासेप्टिव हम यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। सेकंड, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। थर्ड, इट शुड बी effective. Fourth, it should be reversible with low or least side effects. Fifth, it should not interfere with the sexual drive. Should no way interfere with the sexual drive, ठीक है, and or sexual act by a user. Now देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, देयर आर वेरियस कंट्रासेप्टिव्स। पहले आपको पता होना चाहिए आइडियल कंट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या है। यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स एंड शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव। सो ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की क्या होती है, ठीक है। नाउ a wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly classified into the following categories. अब ये जो various contraceptives हमारे पास available हैं इनको जो various contraceptives हैं, various contraceptive method they are classified, ठीक है, into broader groups. अब देखो कौन कौन से कंट्रासेप्टिव्स हैं हमारे पास। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। एक होता है नेचुरल और ट्रेडिशनल। नेचुरल और ट्रेडिशनल में क्या होता है, नेचुरल पहले ही आपको पता होना चाहिए। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं, हम बाहर से कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेचुरल मेथड से जो है हम कंट्रासेप्शन अचीव करते हैं। सेकंड इज़ द बैरियर मेथड। थर्ड आईयूडीएस। बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर नाम से आप गेस कर सकते हो कि जो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके बीच में हम बैरियर डाल देते हैं सो दैट जो गेमीट्स का ट्रांसफ़र है वो ना हो, ठीक है। थर्ड, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आईयूडीएस आप नाम से पता लगा सकते हो। इंट्रायूटेरिन मतलब ये यूट्रस में होती हैं। ये हम ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम यूट्रस में डाल देते हैं सो दैट यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन को इम्पेयर हो। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगी, अगर जाइगोट बना वो इम्प्लांट नहीं हो पाया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड मतलब कंट्रासेप्शन। आफ्टर दैट द ऑरल कंट्रासेप्टिव्स। इन ऑरल कंट्रासेप्टिव्स दीज इंक्लूड पिल्स लाइक सहेली जो हमने पहले बोला था एंड इंजेक्टेबल्स। इसमें ड्रग्स हम इंजेक्ट करते हैं जैसे ऑरल कंट्रासेप्टिव्स में होते हैं लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म्स एंड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। अब हम इसके बाद एक एक करके इन कंट्रासेप्टिव्स को देखेंगे। फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होता है आपको याद रखना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओम एंड स्पर्म मीटिंग। पहले ही मैंने आपको बोला था, अगर आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक याद होगा, मैंने बोला था कि वहाँ पे लिखा था दैट फर्टिलाइजेशन तब होगी जब एग और स्पर्म साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब में पहुँचे, एम्पुलरी रीजन में पहुँचे। अब क्या है, नेचुरल मेथड में क्या करते हैं हम कैलकुलेशन के बेसिस पे इस ओवम और नेचुरल स्पर्म की मीटिंग जो है उसको अवॉइड करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहले मेथड में क्या करते हैं, आपको मैंने पहले ही बोला था कि जब जो 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एट द 14th डे ओव्यूलेशन होती है। सो ओवम कब रिलीज होता है, 14th डे पे। अब अगर हम मार्क करें जो 10th डे और 17th डे होता है, ये पीरियड में चांसेस होते हैं कि ओवम प्रेजेंट हो। तो अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे और स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चले गए, सो देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट हमें कंट्रासेप्शन में क्या करना है, हमें कंट्रासेप्शन में जो फर्टिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 10 to 17 डेज इस विंडो में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। तो अगर हमने इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो मतलब कंट्रासेप्शन अचीव हो गई। और इस मेथड को हम बोलते हैं पीरियोडिक एबस्टेंस, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एबस्टेंस। सो इट इज़ अ मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एबस्टेन फ्रॉम कोइटस from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, as chances of fertilization are very high during this period. And इस period 10 to 17 को क्या बोलते हैं, it is also called a fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. अब कंसेप्शन हमने प्रिवेंट की। अब क्या है, अब है दूसरा मेथड इस नेचुरल और ट्रेडिशनल में। देखो अब दूसरे मेथड में क्या करते हैं, अब इंटरकोर्स हो रहा है, जब इजैकुलेशन का टाइम आया, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, जब आपको मेल पार्टनर को लगा कि अब इजैकुलेट होगा, इफ़ ही विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना, तो जो स्पर्म्स होंगे वो वेजिना में नहीं चले जाएंगे, जिसकी वजह से कंट्रासेप्शन होगी। मतलब अब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इजैकुलेशन के टाइम पे एग्जैक्ट जब मेल पार्टनर को लगा कि अब इजैकुलेट होने वाला है, सो ही विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना
and contraception achieved. This method is called withdrawal method or coitus interruptus. Withdrawal method or coitus interruptus. It is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation, so as to avoid insemination. ठीक है. Now the third natural method is the lactational amenorrhea. लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब एक बेबी की डिलीवरी होती है अप टू 6 मंथ्स वो फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की इंक्रीज की वजह से जो है फॉर 6 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी एक फीमेल जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें नहीं होता. सो अगर मेंसेस नहीं होंगी मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा. अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा मतलब क्या? मतलब ये कि उस पीरियड में अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो अगर हमने कैलकुलेशन में इस हिसाब से भी किया कि अभी लैक्टेशनल एमेनोरिया हो प्रेजेंट है तो अभी अगर हम इंटरकोर्स करते तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो दिस इज़ अनदर मेथड of contraception through traditional or natural method. So it's a method based on the fact that ovulation and therefore cycle do not occur during a period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum of 6 months following parturition, जो मैंने अभी आपको बोला. ठीक है, अगर आप अब इन नेचुरल मेथड्स का देखो आप देख सकते हो दैट नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड. अगर हमने ना मेडिसिन यूज़ की ना डिवाइसेस यूज़ की इसके बदले क्या होगा? जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगी दे विल बी ऑलमोस्ट नील, बट द चांस ऑफ फेलियर इन दिस मेथड इज़ आल्सो हाई. अब देखो, अब नेचुरल मेथड में आपने क्या देखा कि साइड इफेक्ट्स कम है लेकिन इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा है. क्यों? सबसे पहले अगर आप पीरियडिक एब्स्टेंस देखो, अगर आप देखो अगर इस कपल को कैलकुलेशन एरर हो गया फॉर एग्जांपल 10 और 17th डे के बीच में उनको थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया तो ओव्यूलेशन होगी. ठीक है, वो इंटरप्रेट करेंगे 12th डे को, अभी 9th डे ही चल रहा है. ठीक है, तो वो उस दौरान इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होगी. सो फेलियर के चांसेस ज़्यादा है. सिमिलरली इट इज़ नॉट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ द पेनिस एट द राइट टाइम. सो तब गेमेट ट्रांसफ़र होगा और क्या होगा? देयर विल बी प्रेगनेंसी. सिमिलरली लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी 6 मंथ्स तक का गैप है लेकिन अगर उनका एरर आ गया उनकी कैलकुलेशन में तो प्रेगनेंसी हो सकती है. सो इसका मतलब क्या है? जो नेचुरल मेथड्स हैं उनका जो साइड इफेक्ट है दैट्स नील, साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है. नाउ द सेकंड मेथड इज़ द बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में क्या होता है? ओम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. ठीक है, ऐसे बैरियर्स जो है दे आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. अब सबसे पहले बैरियर फॉर मेल जो है दैट इज़ कंडोम. इन दिस डायग्राम हियर इज़ द कंडोम फॉर मेल. ठीक है, ये कंडोम फॉर मेल है एंड ये है कंडोम फॉर फीमेल, ये वाला जिसको बहुत साइड से कभी कभार क्या आ सकता है आपको पेपर में सिर्फ डायग्राम दी होगी और बोला होगा कि ये क्या है. फिर आपको पता होना चाहिए ये कंडोम फॉर मेल है ये वाला जिसको सिर्फ एक रिंग यहाँ से है और जिसको ये दो रिंग्स जैसी हैं इस डायग्राम पे दैट इज़ कंडोम फॉर फीमेल. ठीक है, अब ये कंडोम्स क्या होते हैं? दीज आर बैरियर्स. They are made up of rubber latex sheet and they are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female. So condoms जो होते हैं they are not only present for males. Condoms की एक कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी प्रेजेंट होती है. अब जो मेल कंडोम होता है that covers the penis और जो फीमेल कंडोम होता है that covers the vagina and cervix in the female just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. ठीक है, नाउ दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. अब क्या है ये इंपॉर्टेंट है. निरोध क्या है? इट्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल. सो एक पॉपुलर ब्रांड जो है मेल कंडोम का दैट इज़ निरोध. अब क्या है जो ये बैरियर मेथड्स हैं जो ये कंडोम्स हैं इनका यूज़ सिर्फ कंसेप्शन प्रिवेंशन में नहीं है, सिर्फ कंट्रासेप्शन में नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है. सो इट हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ protecting the user from contracting STDs and AIDS. So AIDS और other sexually transmitted infections से बचाने के लिए भी जो है these condoms are used. Now both the male and female condoms are disposable. ये याद रखना, they are disposable. They can be self inserted. Therefore they give privacy to the user. ठीक है, अब ये था condom. After that there are certain other barrier methods which are used for the female और उसके लिए आपको निमोनिक याद रखनी पड़ेगी.
V stands for vaults, C stands for cervical caps, and D stands for diaphragms. These are barrier methods which are made up of rubber and they are inserted into the female reproductive tract, and they cover the cervix during coitus. They cover the cervix during coitus. ठीक है, अब क्या है they cover the cervix during coitus? Remember, they prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. तो ये आप पहले से ही मतलब गेस कर सकते हो, ठीक है. After that, spermicidal jellies, creams and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. तो spermicidal creams, spermicidal foams and spermicidal jellies ऐसी jellies या ऐसे chemicals हैं जो sperms को kill करते हैं. अब अगर हम इन barrier methods पे ये jellies, creams और foams को apply करेंगे तो जो contraceptive efficacy होगी इन contraceptives की वो increase होगी, ठीक है. नाउ द थर्ड इज द इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, जो मैंने आपको पहले बोला था. इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड इट इज़ अ पॉपुलर मेथड. अब ये डिवाइसेस जो होते हैं दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. तो अब आपको क्या पता चला कि बैरियर मेथड जो है वो सेल्फ इंसर्टेड है ना, और वो क्या करते हैं दे गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, वाइल एज जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं उनमें प्राइवेसी नहीं रहती. उनमें जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो मतलब एक्चुअली जैसे इंट्रायूटेरिन डिवाइस इंसर्ट करनी होंगी, जैसे वो इंस्टॉल करनी होंगी, वो एग्जैक्टली वैसे करेंगे. अदरवाइज अगर अनट्रेंड प्रोफेशनल्स कुछ हैं उनसे आप इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस इंस्टॉल कराओगे तो वो आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और आपके लिए वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है. अब क्या है, ये जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं आपको एक चीज़ याद रखना है, इन 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट होती है. पहला होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन. जो फर्स्ट जनरेशन होता है ये सिंपल इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होती हैं जो कि हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है. अब इसकी एग्जांपल क्या है, दीज आर कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड एंड example of these intrauterine devices, non-medicated intrauterine devices is Lippes loop. Second जो है, second category of these intrauterine devices, these are called copper releasing intrauterine devices. और इसकी example क्या है, copper T, ये याद रहता है, copper 7, और तीसरा multilode 375. अब क्या है, जब एग्जांपल आती है, जब इंसान कंफ्यूज होता है, कॉपर टी और कॉपर 7 याद रहता है, लेकिन मल्टी लोड को कैसे याद रखे कि ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं. देखो क्या, जब हम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आईयूडी इंस्टॉल करते हैं, जब स्पर्म्स फीमेल ट्रैक्ट में एसेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, यूट्रस से एसेंड कर रहे होते हैं, ये कॉपर एटम्स जो है, ये कॉपर आयन्स जो है, ये अटैच हो जाते हैं स्पर्म से. सो जब ये स्पर्म से अटैच हो गई तो स्पर्म्स का क्या हो गया, स्पर्म्स का लोड जो है, लोड इंक्रीज़ हो गया. जब लोड इंक्रीज़ हो गया, इनकी मोटिलिटी कम हो गई, जो इनकी मूवमेंट है वो कम हो गई. अब जब मोटिलिटी कम होगी तो इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हुई. पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था, पिछले चैप्टर में, कि स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फर्टिलिटी डिटरमाइन करने के लिए. अब क्या है, ये कॉपर एटम्स या कॉपर आयन्स ये क्या करते हैं, ये लोड इंक्रीज़ करते हैं सो दैट फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो और कंट्रासेप्शन जो है कंट्रासेप्शन हो जाए. सो इससे आप याद रख सकते हो कि मल्टी लोड में भी लोड है और कॉपर भी लोड कराता है ना. सो लोड यू कैन relate it with the copper releasing IUD. And the third generation intrauterine devices, these are hormone releasing IUDs. और हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा जिसकी मदद से जो है आप याद रख सकते हो ये सब चीज़ें. जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मदद से हम कंट्रासेप्शन कराते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जो भी मैंने तब तक पढ़ा था, मैंने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हमारी नेचुरल ड्राइव क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमारी नेचुरल ड्राइव क्या है. नेचुरल ड्राइव है प्रेगनेंसी, है ना. प्रेगनेंसी इज़ नेचुरल ड्राइव. नाउ जब हम कंट्रासेप्शन करते हैं, कंट्रासेप्शन में हम क्या करते हैं, हम उस नेचुरल ड्राइव के अगेंस्ट जाते हैं, उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. अब जब हमने प्रेगनेंसी पढ़ी, हमने पढ़ा चाइल्ड बर्थ पढ़ा, तो हमने पहले से रिप्रोडक्शन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मेंशन देखा है ना. बट अब हम कंट्रासेप्शन में मतलब इसके अगेंस्ट में देख रहे हैं कि इसका उसके अगेंस्ट फंक्शन है, नेचुरल ड्राइव के अगेंस्ट. सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. फॉर दैट
पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसके बाद आपको कभी मुश्किल नहीं होगा। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में मैंने आपको बोला था कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और वो कहाँ पे एक्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन सा रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो रिलीज होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। और फर्दर ये दो हार्मोन्स क्या क्या रिलीज कराते हैं फीमेल्स में, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहां तक ठीक है, यहां तक आपको पता है। बट मैंने आपको बोला था दे आर अंडर द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रिलीज कराते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हुई, बहुत इंक्रीज हुई, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इसको इनहिबिट कराता है टू रिलीज दिस LH एंड FSH। सो AP क्या कराता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज, और तब क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की इंक्रीज लेवल इन टर्न इस ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब क्या होता है इस ऑरल कंट्रासेप्शन में या द यूज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, फॉर कंट्रासेप्शन, इसमें क्या होता है, हम उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको एक और चीज़ पता होगी कि जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ LH एंड FSH। LH सर्ज मैंने आपको बोला था, LH सर्ज, ठीक है। सो LH ज़्यादा होना चाहिए, FSH ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ओव्यूलेशन होगी। अब देखो क्या होता है, अब हम देते हैं यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ पिल्स दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो हमने आर्टिफिशियली जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है उसको इंक्रीज किया। नाउ दिस इंक्रीज लेवल का काम क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस आर्टिफिशियली एडमिनिस्ट्रेड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब ये हार्मोन्स की लेवल कम हुई तो LH सर्ज नहीं होगा, जब LH सर्ज नहीं होगा ओव्यूलेशन नहीं होगा, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी सो वी हैव अचीव्ड कंट्रासेप्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ जब आपको दिमाग में समझ आएगी, ये नेगेटिव फीडबैक का मामला, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन टू अचीव कंट्रासेप्शन, ठीक है। सो द थियरी अबाउट इट एंड दिस हार्मोन रिलीजिंग IUDs पे मैंने आपको बोला था। एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs का इनकी एग्जांपल क्या क्या है, प्रोजेस्ट्रेट, यू कैन रिलेट इट विद द प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG 20। So coming under the text, the intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs like Lippes loop, copper releasing IUDs, CUT, CU7 and multi-load, load का बोला था increases the load, and hormone releasing IUDs, progestate and LNG, ठीक है। अब ये IUDs काम कैसे करते हैं, firstly they increase the phagocytosis of sperm within the uterus, ठीक है। secondly the copper ion is released suppress sperm motility and the fertilizing capacity, अभी बोला था। and the hormone releasing IUDs जो होती हैं they in turn make the uterus unstable for implantation and the cervix hostile to the sperms, ठीक है। अब ये IUDs जो है they are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है that the contraceptive which is ideal for delaying pregnancy it is IUD, ठीक है। and the IUDs it is the one of the most widely accepted methods for of contraception in India, ठीक है। after this we will move on to the these oral administrations, these pills, these hormones. Oral administration of small dose of either progesterone or progesterone estrogen combinations is another contraceptive method used for females। ये इतना confusing point है ना, अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन दूं, देखो आपको याद रखना है कि या तो हमें प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करना पड़ेगा या तो हमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। सो इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि खाली एस्ट्रोजन हम यूज़ नहीं कर सकते, या तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हैंस दे आर कॉल्ड पिल्स, ठीक है। नाउ पिल्स का डोजेज ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस इज डे 28, ठीक है। अब आपको पता है डे 1 पे ब्लीडिंग होती है। ये पिल्स का यूज़ जो है इट हैज़ टू बी स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट 5 डेज। सो इन 5 दिनों में, पहले अगर ये 5th डे है यहाँ पे, इन 5 दिनों के बीच ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पिल्स लेना, अगर आप चाहते हो कि
प्रेगनेंसी ना हो, और फिर हर रोज़ लेनी पड़ेगी टिल 21st डे, जब तक भी ये 21st डे आए उससे, मतलब 21st डे मतलब द डे स्टार्टिंग फ्रॉम द टेकिंग ऑफ दिस पिल, पहला दिन इस पिल का, अप टू 21st डे, उसके बाद फिर से छोड़ देना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बोलोगे आप, इन शॉर्ट बोलोगे आप 28 डेज में से 7 दिन आपको छोड़ने हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब आप पिल नहीं लोगे, ठीक है। Here it is written, pills have to be taken for a period of 21 days within one menstrual cycle, preferably starting within the first few days of menstrual cycle, ठीक है। Now after a gap of 7 days, बोला था अगर menstrual cycle में 21 days को आप पिल लेते हो तो 7 दिन उसमें बचते हैं, during which menstruation occurs, so पहले दिन में इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, और रिपीट करना है सेम पैटर्न में, ठीक है, साइकिल टू साइकिल टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। अब ये कैसे काम करते थे, इनहिबिट द ओव्यूलेशन जो अभी बोला था, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज आल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। अब पिल्स जो हैं दे आर वेरी इफेक्टिव, और इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, और दे आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। अब सहेली जो है, जो मैंने पिछली बार आपको पिछले सेक्शन में बोला था, सहेली इज़ ए न्यू ऑरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल एंड इट कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, जो वहाँ पे भी मैंने आपको लिख के रखा था। इट इज़ वंस ए वीक पिल and very few side effects and high contraceptive value. So since it is developed in the CDRI Lucknow, so ये mention करना है, it's a breakthrough, it's an achievement, ठीक है। Now progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections. So ये hormones as injections और implants under the skin हम यूज़ कर सकते हैं। अब implants क्या है, इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाए गए हैं मैच स्टिक जैसे implants। ये implants को हम क्या करते हैं, इनको हम स्किन के अंडर इम्प्लांट करते हैं, और ये स्लोली रिलीज करता है ये प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऑरल भी तो हम ले सकते थे, हमने इम्प्लांट क्यों किया। ऑरल जो है वो इंस्टेंटेनियसली हमें कंट्रासेप्शन में मदद करता है, ठीक है, लेकिन जो इम्प्लांट्स हैं इनका टाइम जो है बहुत देर तक चलते हैं, सालों तक इम्प्लांट्स चल सकते हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स, देखो इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, injections and implants. Now administration of progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within the 72 hours of coitus have been found to be very effective. देखो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कपल ने इंटरकोर्स किया, ठीक है, और उन्होंने फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स किया, अब वो चाहते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी हमें नहीं चाहिए, हम कंट्रासेप्शन का मतलब हमें बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है अगर किसी का रेप हो गया तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल वांट कि उसको दैट नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो अब ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अब इन इमरजेंसी सिचुएशन में हम कंसेप्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी हैव टू एडमिनिस्टर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो ये या तो हमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंस्टॉल करनी है विद इन द 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस। सो इन कंडीशन में क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या IUD विद इन 72 hours of the coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. So ये बहुत important point है, ये 72 hours and the administration of progesterone and estrogen and these IUDs as emergency contraceptives, ये important है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। Now the last the surgical method. Surgical methods में क्या करते हैं, surgical method they are also called sterilization, मतलब अब हमने इसको sterile बनाया। They are generally advised for male partners as terminal methods to prevent any more pregnancies. So these are the terminal methods. अब सर्जिकल मेथड में दो चीज़ें हैं, एक है वैजेक्टॉमी, दूसरी है ट्यूबेक्टॉमी। जो वैजेक्टॉमी है, वैजेक्टॉमी इज डन इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इज डन इन फीमेल्स। जो वैजेक्टॉमी है, वैजेक्टॉमी में हम क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस है, वैस डिफरेंस जो है उसमें काट किया जाता है, और जो एंड्स हैं दे आर टाइड। सिमिलरली जो ट्यूबेक्टॉमी है, जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड दे आर टाइड। अब आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि जो यहाँ पे स्पर्म बनता था दैट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, जब उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो गैमेट्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जब गैमेट्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कंट्रासेप्शन। सिमिलरली जो ट्यूबेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया हमने, फैलोपियन ट्यूब को जो है वो काट किया। अब जो यहाँ पे ओवम बनेगा, ओवम यहाँ नहीं आ सकता, या अगर इसी एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होती तो स्पर्म भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट हमें
कंट्रासेप्शन हमने अचीव की। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये जो सर्जिकल मेथड है जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, दे आर नॉट रिवर्सिबल, रियरली दे आर रिवर्सिबल। तो हम इनको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। और आपने आइडियल कंट्रासेप्टिव्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दे शुड बी रिवर्सिबल। सो सर्जिकल जो है ये आइडियल नहीं है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो वेजेक्टॉमी है, जब हमें वेजेक्टॉमी करनी होती है, जो इंसिजन होता है, इंसिजन हम लगाते हैं स्क्रोटम में। Scrotum, you know, the bag, the bag in which these testes are held outside the abdomen. While as in tubectomy, जो incision है वो abdomen में किया जाता है, या हम वेजाइना से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गेमी ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है, ये आपको पता है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स इज कॉल्ड वेजेक्टॉमी, मेल्स में इज कॉल्ड वेजेक्टॉमी, एंड इन फीमेल्स इज ट्यूबेक्टॉमी। इन वेजेक्टॉमी a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision in the scrotum, small incision on the scrotum, while as in tubectomy a small part of fallopian tube is removed or tied up through incision in the abdomen or through vagina. So these techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. So they are highly effective, but reversibility is very poor. Now it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should be undertaken in consultation with qualified medical professionals. It is understood point, इसमें कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में भी, but apart from the side effects of use of contraceptives, one must remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against the natural treatment. जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि नेचुरल ड्राइव जो है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं इस कंट्रासेप्शन में, ठीक है। Now one is forced with these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods has significant role in checking uncontrolled growth of population. तो इनकी वजह से तो obviously हमें जो population explosion हो रहा था उसमें कमी आई, लेकिन there are possible ill effects. ill effects क्यों होंगे? हमने natural desire के जब आप against जाते हो तो उसके consequences हमेशा होते ही हैं। और ill effects क्या है इनके? उसके nausea, abdominal pain, break through bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer. So these are the ill effects of use of contraceptives. These are not very significant, मतलब ये इतने कॉमन नहीं है कि अब अगर कोई कर रहा है तो सब में हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, बट दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कुछ केसेस में पाया गया है कि जब व्हेन यू यूज एक्सटेंसिव contraceptives, these are the ill effects of those, ठीक है। Now the third topic is the medical termination of pregnancy, MTP। इससे पहले जब हमने कंट्रासेप्टिव्स पढ़े तो हमने उसमें क्या किया, we deliberately prevented the pregnancy, so that was prevention of pregnancy. Now this topic is termination of pregnancy. So इसमें क्या है, इन केसेस में क्या होगा, प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो गई होगी, तो अब हमें उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, मतलब अबॉर्शन करना है। इट इज़ इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, and it is also known as induced abortion. So MTP का दूसरा नाम induced abortion। अब डेटा आपको याद रखना है, नियरली हर साल 45 to 50 million MTPs are performed all over the world, which accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year, ठीक है। अब देखो, बोलते हैं कि 4.5 to 5 करोड़ 4.5 to 5 करोड़ MTPs हर साल दुनिया में होती है, एंड इट इज़ अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल कंसेप्शंस। तो अगर 1/5 ये हैं तो टोटल प्रेगनेंसीज कितनी होंगी, टोटल कंसेप्शंस कितनी होंगी पर साल? अगर 5 को हम कंसिडर करें, सो देयर विल बी 25 करोड़ कंसेप्शंस पर ईयर इन द वर्ल्ड, और इन 25 करोड़ में से जो है 5 करोड़ MTP कराए जाते हैं। दिस इज़ द डेटा, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। अब इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इट इज़ इंटेंशनल एंड वॉलंटरी। अब ये अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराना, वेदर to accept legalize this MTP or not, it is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. So obviously it is a sensitive issue.
और आप खुद समझ सकते हो कि इसको लीगलाइज करना, इसको एक्सेप्ट करना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को पहले कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया, लेकिन इसके लिए कंडीशंस रखी गई, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई, सो दैट इस एमटीपी का मिसयूज़ ना कर सके कोई। जैसे एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ किया था, फिर उसको बैन करना पड़ा। अब एमटीपी का कोई मिसयूज़ ना करे, इसके लिए कंडीशंस रखी गई और उसके बाद इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया। अब डेट ऑफ लीगलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। अब क्या है, जो ये कंडीशंस रखी गई कि किन कंडीशंस में आप एमटीपी कर सकते हो, देखो कौन कौन सी हैं। पहली, जो बेबी है, अगर हमने उसकी डेवलपमेंट, अगर हमने ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की, तो अगर उसकी वजह से उस माँ को कोई, उस मदर को कोई हार्म है, अगर उसकी लाइफ को कोई थ्रेट है और डॉक्टर बोलता है उसको कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो आपको मरने का खतरा है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट करनी पड़ेगी, उस कंडीशन में वो कर सकता है एमटीपी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमने स्टडीज से पता लगा कि जो ये फीटस डेवलप हो रहा है, इसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिनसे इसको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी और इसकी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल होगी, तो उस कंडीशन में भी हम जो एमटीपी करा सकते हैं। बट इसके लिए हमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर जो है वो होना चाहिए गवाही के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब जाके हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। हमें जो लॉ है, लॉ हमें इजाज़त देता है। यहाँ पे लिखा गया है, इन कंडीशंस में द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क ऑफ लाइफ टू ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और गिव इंजरी फिजिकल मेंटल, or there is substantial risk that the child were, if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। तो ये मैंने अभी आपको बोला इन कंडीशंस में, ठीक है। Now such restrictions are more important to check the indiscriminate in illegal female feticide which are reported to be high in India। ये मैंने पहले आपको बोला था कि इसका मिसयूज कोई ना करे, ठीक है। Now, why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive use during the coitus or rapes. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy would be harmful or even fatal, either to the mother or to the fetus or both। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोला। अब देखो, अब 1971 में MTP लीगलाइज किया गया, लेकिन एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड द मेडिकल termination of pregnancy MTP Amendment Act 2017 and it was enacted by the government of India। and according to this act क्या है, जो abortion है, abortion तो आपको पता ही है, abortion अब legalize किया गया। अब ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या है, जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द opinion of one registered medical practitioner। if the pregnancy has lasted for more than 12 weeks but fewer than the 24 weeks, the two registered medical practitioners must be of the opinion formed in a good faith that the required grounds coexist। इसका मतलब क्या है, ये जो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 है, इसके अकॉर्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर करनी होगी, एक तो आपको पता ही है कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, या तो मदर के लिए प्रेगनेंसी हार्मफुल है या तो फीटस बहुत ही हैंडीकैप्ड होगा कल को, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी MTP कराना है, तो आपको चाहिए होगी गवाही, आपको चाहिए होगी ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो बट अगर प्रेगनेंसी 12 मंथ से ज़्यादा हो गई है और 24 मंथ से कम, मतलब बिटवीन 12th वीक टू 24th वीक, अगर इसके दौरान आपको MTP करानी है तो आपको चाहिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन, ठीक है। सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और अगर हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में MTP कराना होगा तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए होंगे, ठीक है। एंड दिस एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंटेंशन से, सो दैट जो इलीगल अबॉर्शंस हैं और कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एज लॉ में भी है कि पहले ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक डॉक्टर की जो है ओपिनियन चाहिए,
रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं दे आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड कॉक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट could be fatal also, ठीक है। Another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. So it is understood thing and इसमें कुछ एग्जाम के लिए मटेरियल है नहीं। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ द यंग मदर एंड द फीटस, ठीक है। नाउ इफेक्टिव काउंसलिंग इज़ very much needed and it is highly helpful. It is needed to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities and could reverse the mentioned unhealthy trend. So ये आपको समझ आ जाएगा कि ये थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए, आपकी समझ के लिए। बाकी एग्जाम मटेरियल आपको पता है क्या क्या होता है, जिसमें मैं ज़्यादा वहाँ पे तबसरे से बोलता हूँ, ठीक है। नाउ द 4.4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नाउ ये क्या होते हैं, दीज आर द इन्फेक्शंस, STIs आर द इन्फेक्शंस आर डिजीजेस जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब जो STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड वेनेरल डिजीजेस आर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब एग्जांपल्स इनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स में क्या कहता है, गोनोरिया, सिफिल्स, जेनिटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STIs। सो कौन कौन सा है, गोनोरिया, सिफिल्स, जेनिटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड एड्स, ये इंपॉर्टेंट STIs हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इन STIs में कौन कौन से आपको याद रखने हैं, H वाले पहले आपको याद रखो, H वाले क्यों याद रखने हैं वो मैं आपको अभी आगे बोलूँगा। अब इन STIs में आप, अगर आपको क्वेश्चन आएगा विच द मोस्ट डेंजरस STI among the discussed, आपको लिखना है HIV इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड इट इज़ डिस्कस्ड इन द डिटेल इन दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। सो HIV क्या है, सबसे डेंजरस, HIV है सबसे डेंजरस, दैट्स एड्स इज सबसे डेंजरस। अब देखो मैंने H याद रखना आपको क्यों बोला, पहले आपको पता है STIs कैसी डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है, बट 2H कौन कौन सा, हेपेटाइटिस B एंड HIV, ये ऐसे STIs हैं विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड persons, transfusion of blood or from an infected mother to fetus too, ठीक है। So these hepatitis B and HIV ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं apart from the sexual transmission, ये शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्ट हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। सो अगर मदर इन्फेक्टेड है, अगर मदर को HIV है, अगर मदर को हेपेटाइटिस B है तो उसके फीटस में भी होंगी, ठीक है। अब दूसरी बार H याद क्यों रखना है, अब 3H, पहले के थे 2H, अब 3H कौन कौन सा, हेपेटाइटिस B, हर्पीज एंड HIV, ये 3 ऐसी STIs हैं, ऐसी 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। जो बाकी बची गोनोरिया, सिफिल्स, ये ऐसी STIs हैं अगर हमने उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया और अच्छे से ट्रीट कर लिया तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल हैं। बट हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज एंड HIV, these except for these the other diseases are completely curable if detected early and treated properly, ठीक है। this is very important information। अब हम पढ़ेंगे the symptoms of these STIs, ठीक है। now the early symptoms of most of these are minor। so पहले symptoms क्या होते हैं, minor, जिसमें क्या क्या आता है, itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region। अब देखो, अब अगर किसी बॉय में इचिंग हुई, फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ थ्रू जेनिटल्स, उसमें पेन हुई, स्वेलिंग हुई, तो उसको लगेगा कि उसको कोई डिफेक्ट है, तो वो ऑब्वियसली जाएगा डॉक्टर के पास और वो उसको डिटेक्ट करेगा कि तुम्हें वेनरल डिजीज है, तुम्हें STD है। अब अगर कोई इन्फेक्टेड फीमेल है, उसमें ये जो अर्ली सिम्टम्स होंगे, ये इचिंग, ये फ्लूइड डिस्चार्ज, ये स्लाइट पेन, ये स्वेलिंग, उसको ये लग सकता है कि ये उसके नॉर्मल मेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में क्या है, असल में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सो इसकी वजह से वो ये इन्फेक्शन जो है अनडिटेक्टेड रहता है। यही आगे वाले लाइन में लिखा गया है दैट इन्फेक्टेड फीमेल्स आर ऑफन
asymptomatic and hence they remain undetected for a long time, ठीक है। नाउ एक और चीज़ हो सकता है, एक तो ये फीमेल्स में ये चक्कर है कि वो अनडिटेक्टेड रहता है। सेकंड, कभी कभार क्या होता है, ये जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ये सीवियर नहीं होते। सो जब ये सीवियर नहीं होते तो इनको जो पेशेंट है, पेशेंट उनको ऐसे सीरियस नहीं लेता। जब सीरियस नहीं लेता तो इनकी अर्ली डिटेक्शन नहीं होती। सो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि इंसान थोड़ा शर्माता है STDs के बारे में, कि अगर मैं डॉक्टर को बोलूँगा या किसी और को बोलूँगा ये मतलब मुझे जज करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से attached to the STIs, they deter the infected person from going to timely detection and proper treatment. So a social stigma, the what is called as the undetected STIs due to either less or absence of these symptoms in the early stage or female patients, इसकी वजह से जो early detection treatment है उससे महरूम हो जाते हैं। Now this could lead to complications later. So later complications of these STDs में क्या क्या आता है? Pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility or even cancer of the reproductive tract. So this is very important, you have to remember this. Now STIs are a major threat to healthy society, therefore इनका prevention, early detection, इनका cure, they are given prime consideration under the RCH programs, ठीक है। दो ऑल पर्सनस आर वल्नरेबल, देखो जितने भी मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज ग्रुप हैं, जितने भी उसमें चाहे फीमेल्स आती हैं मेल्स आती हैं, वो दे ऑल आर एट ए रिस्क टू गेट इन्फेक्टेड। लेकिन जो एडोलसेंट्स हैं फ्रॉम द एज जो एज ग्रुप है फ्रॉम एज 15 to 24, they are more vulnerable, they are more at the risk of getting infected by these STIs. So though all the persons are vulnerable to these infections, the incidence are reportedly to be very high among persons in the age group 15 to 24. और इस एज ग्रुप में हम आते हैं, आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो अभी, and even me myself. Now there is no reason to panic because these are the prevention is possible. One could be free of these infections by following simple principles. अब अगर आपको इन STI से बचना है तो 3 चीज़ें याद रखो और 3 चीज़ें आप अपनाओ। पहला, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स। जो अननोन पार्टनर्स हैं उनके साथ सेक्स मत करो, क्या पता उसको STI है और वो आपको भी ट्रांसमिट होता है। एंड मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड पॉलीगैमी। सेकंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइट्स, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैंने आपको पहले बैरियर मेथड में बोला था कि इसके एडिशनल ना एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं बैरियर मेथड के। द थर्ड इज़ यूज़ ऑफ इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है और अगर आपको अर्ली सिम्टम्स हैं तो आप क्या करोगे, गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद द इन्फेक्शन। सो दिस कंप्लीट्स आवर STIs एंड नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज़ द इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी आपको क्या मतलब आपको पता होगा ना ऐसे कंसेप्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इसके डिटेल में जाना, क्योंकि बहुत बार जो है ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब अगर आपको बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी का इसकी डेफिनेशन बोलो, इनफर्टाइल किसको बोलेंगे? इनफर्टाइल कपल, हम तब एक कपल को हम इनफर्टाइल बोलेंगे इफ़ दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब वो जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है विदाउट द यूज़ ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव। सो उनका इंटेंशन क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होते। तो अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुए इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट कपल इज कॉल्ड इनफर्टाइल। नाउ इसके पीछे रीज़न क्या है? इट मे बी फिजिकल, इट मे बी कंजेनिटल, इट मे बी डिजीज़, ठीक है, इट मे बी ड्रग्स, इट मे बी इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें और हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ये इस चीज़ का असर है कि ऑफन अगर एक कपल इनफर्टाइल है तो उसको क्या बोला जाता है कि जो फीमेल पार्टनर है दैट इज़ ऑफन ब्लेम्ड फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कपल बीइंग इनफर्टाइल। बट अगर हम देखें इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। सो हम उल्टा करते हैं, जैसे मैंने बोला था सेक्स डिटर्मिनेशन में भी, ठीक है ना। नाउ स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स, infertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. अब अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कपल इनफर्टाइल है, अब देयर आर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जैसे आपके विसिनिटी में भी होंगे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, और कुछ केसेस में जो है
द कपल इज़ नाउ एबल टू हैव चिल्ड्रन। वो अब मतलब उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो इनफर्टिलिटी प्रेजेंट थी, अब वो उसको ओवरकम करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में इस डायग्नोसिस इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की कंसल्टेशन के बाद भी जो कपल हैं दे आर स्टिल इनफर्टाइल एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इन केसेस में क्या होता है, द कपल दे कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टन स्पेशल टेक्निक्स, जिसका नाम है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब अगर कीमोथेरेपी से जब हमने इनको दवाई दी, उसकी वजह से वो ठीक नहीं हुए, तो उसके बाद क्या है, दे आर असिस्टेड कि आप आर्ट से जाओ। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, इन मेथड्स की वजह से जो है वो फर्टाइल बन सकते हैं, मतलब फर्टाइल इन द सेंस दे कैन हैव चिल्ड्रन। अब इस आर्ट में सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, अब एक कपल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये इनफर्टाइल है। अब इनमें से कौन फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, ये आप छोड़ो। देखो क्या किया जाता है इसमें, क्या किया जाता है इसमें, दोनों फॉर एग्जांपल दोनों इनफर्टाइल है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस मेल से गेमीट लो, स्पर्म लो। अगर ये मेल इनफर्टाइल है, ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो डोनर से स्पर्म लो, लिया स्पर्म। इस फीमेल से एग लो। अगर ये फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो कोई डोनर फीमेल ढूंढो और उससे एग लो। अब ये एग और स्पर्म जो है, इनको लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइज कराओ और बनाओ जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट क्या है, सिंगल सेल्ड। ठीक है, अब इसका क्या होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा, 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब ये कहाँ है, लेबोरेटरी में ही। अब क्या है, अब अगर हमने इस एम्ब्रियो को, इस जाइगोट को अगर हमने अब इस स्टेज में लिया, या ये 2 सेल 4 सेल लेस देन 8 सेल स्टेज में लिया, तो इसको अब क्या करना है, लेबोरेटरी से उठाना है, इसको डालना है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बट अगर ये 8 सेल से ज़्यादा है अभी, तो इसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकते, इसको डायरेक्ट यूट्रस में डालना पड़ेगा। अब अगर हमने लेस देन 8 सेल स्टेज में इसको उठाया और डाल दिया फैलोपियन ट्यूब में, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वाइल एज अगर हमने ग्रेटर देन 8 स्टेज को लिया और यूट्रस में डाला, इट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। देखो, दिस कंप्लीट्स द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन इन विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in almost similar conditions as that of the body, followed by embryo transfer is one such method. इस मेथड में क्या करते हैं, इसका it is popularly known as test tube baby. So in vitro fertilization is also called as test tube baby. ova जो होता है, ova from the wife or donor and sperm from the husband or donor are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. ठीक है, अब ये जो zygote या early embryo है, up to 8 blastomers, this could be transferred into the fallopian tube, the procedure called zygote intrafallopian transfer, and the embryo with more than 8 blastomers, it has to be transferred into the uterus called intrauterine transfer to complete its further development. Now एक तो ऐसे हुआ था, है ना, this completes in vitro fertilization or test tube baby. दूसरा क्या है, अगर किसी मदर में जो है कोई फॉर एग्जांपल एक लेडी है, एक वाइफ है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो एक एम्ब्रियो को अच्छे से जो है उसकी डेवलपमेंट करा सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती उसमें, और सेकेंडली वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसमें क्या होता है, उसमें एक डोनर में फर्टिलाइजेशन हुई, इन विवो फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब विद इन द फीमेल फर्टिलाइजेशन हुई, उस एम्ब्रियो को फिर उससे निकाला और उस असली माँ में डाल दिया। सो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विट्रो फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर्स टू असिस्ट टू दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, नाउ another technique which is considered in this heading, this art assisted reproductive technology is gift तो हमने बोला gift किसका पार्ट है, gift is a part of test tube baby program। देखो, अब ले लो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है। अब क्या है, जो हस्बैंड है, हस्बैंड फुल फर्टाइल है, बट जो वाइफ है, वाइफ का सब कुछ से मतलब अच्छा है, मतलब उसका फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल है, उसकी यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए, नरिशमेंट के लिए फेवरेबल है, लेकिन उसके ओवरीज जो है वो ओम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम एक डोनर से लेते हैं एग,
ओवम लेते हैं और इसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में, फैलोपियन ट्यूब ऑफ दिस फीमेल, ऑफ दिस वाइफ। जब हमने ये किया तो उसके बाद इनके बीच में इंटरकोर्स और इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं गिफ्ट। वो था जिफ्ट, दिस इज गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method। ठीक है। After this ICSI मतलब intracytoplasmic sperm injection, it is another specialized procedure to produce embryo in the laboratory, जिसमें क्या किया जाता है, sperm is directly injected into the ovum। सो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा होगा कि ऐसे बोलते हैं कि द आर्ट इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, उसको क्या बोलते हैं, ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाउ इनफर्टिलिटी केसेस जो है they are either due to inability of the male partner to inseminate of the female or due to very low sperm count in the ejaculate। देखो अब एक और केस है, ये मेल पार्टनर, ये फीमेल पार्टनर, ये हस्बैंड, ये वाइफ। जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, देखो जो वाइफ है, वाइफ फुली फर्टाइल है, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। या अब जो ये हस्बैंड है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और ये इंसेमिनेट नहीं कर सकता, या तो इसमें लो स्पर्म काउंट है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में हम डोनर से, ठीक है, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब इसकी इरेक्शन नहीं हो सकती, तो हम इससे पहले स्पर्म ऐसे ही लेते हैं फिजिकली और उन स्पर्म्स को आर्टिफिशियली डाल देते हैं किस में, फीमेल की वेजिना में। अब दूसरा काम, जब लो स्पर्म काउंट हुआ, इस केस में क्या करते हैं, एक डोनर से स्पर्म लेते हैं और उसको कर देते हैं किस में, इंसेमिनेट फिजिकली इस फीमेल की वेजिना में। इस मेथड को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हियर इज मेंशन्ड। So in infertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination। और इस टेक्निक में क्या किया जाता है, semen collected from either from the husband in case of erectile dysfunction जैसे मैंने अभी बोला, or a healthy donor is artificially introduced into the vagina या यूट्रस में। ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिना में ही डालो, यूट्रस में भी। और अगर आपने यूट्रस में स्पर्म्स डाले, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, नॉट इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम में। सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितने भी आएंगे यहीं से आएंगे जो मैंने अभी आपको हाईलाइट कराए। नाउ दो ऑप्शंस आर मेनी। अब आपने जो ये आर्ट देखा, जो ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देखी, इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि ये अवेलेबल नहीं होती हर जगह और हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। दे रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। सो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो एट द एंड क्या है, सबका गोल है कि बच्चे हो और वो पेरेंट बने। सो ये एक और ऑप्शन है कि आप जो ऑर्फन है या जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है और अगर उनका कोई टेक केयर नहीं करेगा तो वो मर जाएंगे। सो इट इज़ बेटर फॉर दिस इनफर्टाइल कपल कि आप उनको अडॉप्ट करो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अलाउज द अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। सो therefore these facilities are presently available only in few centers in the country। obviously their benefits are affordable to a limited number of people। and also ये जो these इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जो हमने आर्ट पढ़ा, सो दे आर आल्सो इमोशनली, रिलीजियसली एंड सोशल फैक्टर्स, दे आर आल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स। आप अगर देखो जो कन्वेंशनल या सुपरस्टिशियस या कन्वेंशनल बिलीफ्स की एक सोसाइटी होती है, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि ये आर्ट वार्ट जो है, ये इन टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम जो है ये गलत है, ठीक है। सो उसको ध्यान में रखते हुए भी आपके लिए जो अच्छा है, दैट इज़ एडॉप्शन ऑफ डेस्टिट्यूट एंड these orphan children। Since the ultimate aim, ये मैंने आपको पहले ही बोला, in India we have many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। Our law permits adoption and it is as yet one of the best methods for couples for looking for a parenthood, ठीक है। So this completes our chapter and आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ही थी, कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। एंड जितने भी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जिससे आते हैं वो इसी हाईलाइटेड पोर्शन से आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग हार्ड। आई होप, चलो फिर। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल।